अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ा अहम एक बयान दिया है कि शिमला माहिदे की अब कोई हैसियत नहीं, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन ही हो चुकी है। लेकिन तर्जमान दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है, क्योंकि बड़ा अहम बयान है। शिमला माहिदा की अब कोई हैसियत नहीं, क्या ख़त्म हो चुका है या नहीं हो चुका, ये बड़ा अहम बयान, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वज़ीर दिफा भी हैं। इस तरह का इनके बयान आना ये बड़ा माने ख़ेज़ है। जबकि अलीमा खान साहिबा इमरान खान से हुकूमत को कबूल करने और 9 मई पर माफ़ी मांगने की उन्होंने कहा जी बात हो रही है बार बार। अब इस हुकूमत को कबूल करने से क्या मुराद है कि 5 साल के लिए कबूल किया जाए, या फार्म 47 जिस तरह कहा जाता है PTI की जानिब से कि फार्म 47 की हुकूमत हम नहीं मानते, उसको कहा जा रहा है कि जी मान लें कि जायज़ तरीके से हुकूमत आई है। और 9 मई पर माफ़ी। अब 9 मई पर चूँकि 85 से ज़्यादा लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं, PTI ने कहा कि जी इस पर जुडिशल कमीशन बना लें, हुकूमत उस पर रज़ामंद अब तक भी नहीं है। तो खान साहब ने कहा हुआ कि अब तहरीक चलेगी और उसको लीड करेंगे। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक रेफरेंस भी भेजा हुआ है। अब देखते हैं इस पर क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे उनसे जनाब कि ये सारा मामला आखिर है क्या, एक तहरीक चलेगी भी, या इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह बात करने की बार बार बात हो रही है, या अलीमा खान साहिबा के जो बयान आते हैं उनकी कितनी अहमियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये क्या कहेंगे। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ के बयान पर मैं चाहूँगा थोड़ा तबसरा कीजिए कि शिमला माहिदे की अब कोई हैसियत नहीं है, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी, लेकिन फिर तर्जमान दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद कर दी। आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझसे ऐसे लगता है कि जो वजारत खारजा जो है उन्होंने वजारत दिफा के मुंह पे थप्पड़ मारा है, क्योंकि जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उसने कहा है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये याद रखें, ये वजीर है जी बिल्कुल, ये कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सर रिप्रेजेंट करता है। सर वजीर दिफा के नीचे तो तमाम ही फिर इदारे आते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने ये कर दिया कि भाई इस लिहाज से। और उसके बाद एक ऑफिशियल जो वो है, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। बेसिकली उन्होंने कहा ये बकवास कर रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप उस गवर्नमेंट के साथ क्या बात करोगे कि जिसका एक वजीर और एक वजीर वजारत जो है, जो दिफा की वजारत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वजारत है, वो फॉरेन ऑफिस जो वजीर जो 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 क्या कह सकते हैं इसे, वजीर खारजा की वजीर खारजा, वजारत खारजा जो है, ये दोनों को नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। मुझे एक बात बताएं, इस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और जिस जमाने में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, इस भाई साहब ने जाके ये कह दिया कि जी पाकिस्तान तो पिछले 30 साल से टेररिस्ट को पाल रहा है और उनको बना रहा है। इस बंदे को मुझे समझ नहीं आती, इस बंदे को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? तो क्या करना चाहिए सर, बंद करना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है जो बयान दे रहे हैं उसको जितने why are we giving him that time कि यार तुम बयान दो। जितना नुकसान इसने कर दिया है, मेरे ख्याल में उतना नुकसान तो इंडिया भी नहीं करता है हमारा। इन्होंने तो सर याद होगा आपको, असेंबली में भी खड़े होकर बहुत कुछ कहा है इदारों के बारे में। इन्होंने जो अपने बयान दिया वो इंडिया ने जाके UN में और सिक्योरिटी काउंसिल में दिया कि यार ये लोग ये ऐसी बात कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि PMLN का एक वजीर ऐसी बात कर रहा है। PMLN के प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि भाई ये जो दहशतगर्दी है, ये मुंबई अटैक से, ये पाकिस्तान से हुए थे। ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि भाई वाजपेयी को कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही कहता कि मेरे पीठ पे खुरा चोम पाए इन लोगों ने। वो तो सर मुजीब की भी हिमायत कर रहे थे, याद होगा आपको मियां नवाज शरीफ साहब। देखिए उसको छोड़ दे, मुजीबुर रहमान के अपने कोई किस्से, उसकी बात चीजें तो उसमें मुजीबुर रहमान को बाद चीजों में देखो, मुजीबुर रहमान मैरिड पे था, उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो पहला फॉर्म 47 का वजीर आजम था ना। वो तो फिर नारे भी लगाए ना उन्होंने, तो कहा जाता है इधर उधर तुम, वो बहुत कुछ किया था। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, आज मुझे समझ नहीं आती कि आज जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि
जो कि लेट्स पुट लाइक दिस, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो इस वजीर के अंडर आते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? हाउ कैन दे, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उनका इंटेलेक्ट इस जैसे बंदे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसका क्या लगता है सर, ये एक पेज पे नहीं है या कोई कम्युनिकेशन गैप है? वजह क्या है इस तरह के बयानात की? देखिए बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस जंग के अंदर हुकूमत ने, जो पाकिस्तान के फौजों ने, हो सकता है 70-80 जो किलोमीटर है ना, वो उन लोगों ने जम्मू में कब्जा कर लिया हो सकता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया हो, ठीक है। अब अगर उसका ये जो शिमला माहिदा, उसके तहत ये था कि जो भी कर लेगा वो वापस उस पर चला जाएगा, जो कंट्रोल बाउंड्री है, जो भी पहले वाली पोजीशन पर, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो शिमला माहिदा खत्म हो जाता है तो फिर वो जिसने जो जगह ले ली है वो वहां बैठा रहेगा, वो वापस नहीं जाएगा। दैट इज वो शिमला माहिदा बेसिकली वो करके, तो हो सकता है ये उसके आगे का हो। लेकिन अगर फर्ज करें ये कहना भी है तो कम से कम गवर्नमेंट के दोनों इदारे आपस में कंसल्ट करके करें ना। आप अपने आप को क्यों बेवकूफ बना रहे हो दुनिया के सामने कि एक आपकी मिनिस्ट्री कहती है कि ये हो गया, दूसरी मिनिस्ट्री कहती है नहीं हुआ। तो आप कम से कम अपने नोट्स शेयर करके करो, यू लुक डफर। और ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि एक तो वक्त आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में भेजा हुआ है, वो वहाँ पाकिस्तान का दिफा भी कर रहा है, पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहा है, पाकिस्तान में मुकदमा लड़ रहा है, और दूसरे मुल्क में बैठे हुए वज़ीर दिफा कुछ और बयान दे रहे हैं। देखिए मुझे आई एम सॉरी, बिलावल भुट्टो साहब जो लड़ रहे हैं वो बेसिकली क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं यार ऐसा करते हैं कि ISI और रॉ जो है ना वो मिल के ये करके करें, दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते हैं। देखिए दहशतगर्दी बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कर लो, ये जो इजराइल कर रहा है क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? बिल्कुल है। जो इजराइल कर रहे हैं वहां पे दहशतगर्दी नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह जो इंडिया उधर जम्मू कश्मीर में कर रही है क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? बिल्कुल है। वो दहशतगर्दी नहीं है। वो लोगों को, इतने लोग नहीं है जितने उन लोगों ने वहां पे आर्म फोर्सेस करके रख दिया, और जिस तरीके से उनको ये और इंडिया बिल्कुल बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, वो भी दहशतगर्दी है। देखिए वो तो अपनी जगह पे ना, वो यहाँ पे तो चले दहशतगर्दी आप लोग, ये लोग किसी को कह के कर रहे हैं कि यार मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और ये कर लूंगा, वो अपनी जगह पर है, ठीक है। मेरी और आपकी लड़ाई है, आपके जो कैमरा मैन है, मैं उसको पैसे देकर कहता हूँ यार इसकी तस्वीर सही ना आने दो, और वो पैसे, उसको जरूरत है पैसे की, आप देते नहीं है, तो वो मेरे पैसे लेकर थोड़ा बहुत वो कर लेता है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं अपने ही जो उसमें अपने इलाके में लोगों को, मुसलमानों को, एक पूरी जगह को जो डिस्प्यूटेड है, मैं उसको, जो कि UN यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस मौजूद हैं UN की 51 की, सॉरी मैंने कहा UN की करारदादें मौजूद हैं इस पर। एग्जैक्टली देखिए बेसिकली ये सारा का सारा जो है ना, ये इंडिया, अच्छा ये सारी चीजें जो है ना, असल इंपॉर्टेंट चीज ये कि मेरी नजर में ये कि ये गवर्नमेंट की टोटल 100% नालायकी है। अगर ये लोग, एक आदमी एक कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि ये गलत कह रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर कोई चीज है। अच्छा एक और चीज है आपको मैं बता देता हूँ, इनका एक मिनिस्टर कहता है दूसरे मिनिस्टर को कि यार तुमने मुझे कहा था कि 400 अरब रुपए की चीजें मंगवा लो, मैं ले लूंगा, मैंने अब मंगवा लिए, और वो दूसरा कहता है कि यार ये मेरे बारे में नहीं आ रही। 400 अरब रुपए, अरे भाई ये क्या किस किस्म की हुकूमत है? अच्छा इसका सर थोड़ा सा बताइए कि अलीमा खान साहबा ने जो कहा है कि खान साहब से हुकूमत को कबूल करने और 9 में फिर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, तो हुकूमत को कबूल करने से क्या मुराद है कि PTI इसको 5 साल के लिए बर्दाश्त कर ले, या फॉर्म 47 कहना छोड़ दे, कहे कि जी जैसा भी हो बस ठीक है, ये हुकूमत हम तस्लीम कर रहे हैं? देखिए इसका बेसिकली मतलब इस तरह है कि आप इंडिया को तस्लीम कर लें कि ये जम्मू एंड कश्मीर उनका इलाका है। जाहिर है ये तो पाकिस्तान नहीं मानेगा। आप कभी तस्लीम करोगे? नहीं कर सकते सर। आप इंडिया से, वो कहते हैं कि आप इंडिया से माफी मांगो कि आपने जो जम्मू और कश्मीर के अंदर आपने जाके अभी ये जो पहलगाम है वो आप लोगों ने दहशतगर्दी की, आप इंडिया से माफी मांगो। आपने क्या कहा उन्हें? आपने कहा यार हमें सबूत दिखा दो,
यही कहा बिल्कुल। ठीक है, यही कहा है ना, और तो कुछ नहीं कहा। यही काम हम भी तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप कहते हो कि हमने 9 में किया, हम कहते हैं यार हमें सबूत दिखा दो। वो कहते हैं जी अदालतों में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं शवाहिद के साथ ही हुई हैं। उनके कोई सबूत दिखा दो ना, कोई सबूत दिखा दो। देखिए ऐसा है कि आप, ये सबूत नहीं है कि यार तुम उस वक्त उधर खड़े थे, तुम वो उसमें आ जाते। वहां पे खड़े होना, सीन ऑफ द क्राइम पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो क्राइम किया है। समझ आ गई? अच्छा, लेकिन वो जाहिर है वो तो पूरा लंबा केस उन्होंने बनाया हुआ है कि जिस थानों पर हमला हुआ, सब झूठ। ये लोगों को मारा तो गया। लंबा केस तो इंडिया ने भी पाकिस्तान पे बनाया हुआ है ना। ओके जी, वो शौदा के मुजस्समों की बेहुरमती की, जीएचक्यू पे हमला किया, देखे ना, एक बात बताएं, वर्दी डंडों पे लहराई। ये मोदी किसके घर आता जाता है? मियां साहब, मेरे घर आता है, आपके घर आता है, किसके घर आया है? मियां इमरान खान के घर आया है, मियां किसके साहब, घर आया है? मियां साहब, हाँ, मियां मियां साहब के। और मुझे ये बताएं, ये किसकी हुकूमत के दौर में ये 9 में हुआ है और इसी तरीके से फॉल्स फ्लैग हुआ है? ये दोनों का एक ही तरीका है, इनका तरीका वारदात ही एक है। अगले पे इल्जाम लगा के झूठ साबित कर दो कि यार तूने ये कर दिया और उसके ऊपर उस पर चढ़ाई कर दो। अच्छा, तो इसका मतलब ये ना हुकूमत को तस्लीम करेगी पीटीआई, ना ही 9 मई पे माफी मांगने को आज तक मुझे एक तैयार बात है। बताओ, हुकूमत को हम किस चीज पे, अभी उसने वो चंद साहब कह रहे थे कि इन्होंने इस एक हल्के में टीके लगाए हैं, 3 टीके लगाए, एक टीका 10,000 का होता है। आपको पता है 2024 में इन्होंने पूरी ड्रिप लगवाई है। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये हम बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कल भी नून लीग वालों से कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी ये फार्म 47 के अलावा जीत नहीं सकते, एम्पायरों को मिलाकर जीतते हैं हमेशा, धांधली संबड़ियाल में बहुत ज़्यादा हुई है, हम तो साफ कह रहे हैं कि वोट ना हमें पड़ा है ना नून लीग को पड़ा है। अब ये साथ क्यों बैठे हुए फिर डॉक्टर साहब? ये मतलब एक दूसरे से इतने इख्तलाफ भी हैं, एक दूसरे को चोर भी समझते हैं, यानी चोर ही हो गए ना, मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग को चोर समझती है और लेकिन साथ बैठे रहेंगे फिर भी। नहीं, वो देखो, वो चोर समझती नहीं, उनको पता है ये चोर है, वो समझती नहीं है, वो इनके साथ है, उन्होंने मिल के चोरी की है, उन्होंने इनके लिए वो इसी तरीके से ही है, वो लोग खुद भी इसी तरीके से ही हैं, क्योंकि सिंध में हमारी 22 सीटें तो सिंध में भी चोरी हुई हैं। उन्होंने भी अपने वहां पे वो टीके शीके सारे लगवाए हैं, बहुत सारी चीजें के। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए ये जो हुकूमत है ना, ये जो आप कहते हैं कि ये PMLN की है, मुझे एक बात बताएं, आप जब एक जगह पे कंटेनर लगाते, कंटेनर लगाने का मतलब ये होता है ना कि आप किसी को अंदर ना आने दो, यही मतलब है। एग्रीड? बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे बताए वो कौन सा ऐसा पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुआ है मां सिवाय ये PP 52 के, कि जिसमें RO ऑफिस के बाहर कंटेनर लगा दिए गए हैं? बात मुझे सही एक है। बात बताइए, इससे क्या जाहिर होता है? इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर खतरा था किसी किस्म का उनको? नहीं, खतरा नहीं था। इन्होंने उनको उन लोगों ने बेईमानी करनी थी, वो नहीं चाहते थे कि लोग आके उनकी चोरी पकड़े या चोरी देखें। और ये हमारे लिए नहीं, आप लोगों को अंदर जाने दिया, नहीं, किसी मीडिया वाले को अंदर जाने, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। ये हमारे लिए नहीं है, ये आप लोगों को, ताकि आप लोग कोई वीडियो ना बना सके अंदर। सर ये एक संबड़ियाल का इलेक्शन इतना अहम क्यों हुकूमत के लिए हो गया था कि जनाब जिंदगी मौत का मसला बना लिया उसको? इसलिए देखिए ना, इसलिए हो गया था कि ये लोग ये बताना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं कि अवाम इनसे प्यार करती है, अवाम इनसे नफरत करती है। हालांकि एक तरफ तो डॉक्टर साहब, हालांकि इन्होंने कहा एक तरफ तो कि जी ये जो सीट है जाहिर है ये नून लीग की सीट थी और डेथ हो गई उस बंदे की, तो ये तो हम जीते हुए वैसे ही, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। मैं एक बात बता देता हूँ ना, देखिए सिंपल ये है कि मेरी सीट है और मैं हर दफा जीतता हूँ, ठीक है, और मैं जितनी दफा भी जीता हूँ 6, 7, 8 हजार के डिफरेंस से जीता हूँ। इस दफा मेरा बच्चा आके खड़ा हो गया जिसको आवाम नहीं जानती, बिल्कुल, वो मेरा बच्चा है, उसको जानती है। चलो सिंपैथी वोट है, सिंपैथी वोट 2000 से जीत जाएगा, 3000 से जीत जाएगा। अरे भाई 40,000 से जितवा रहे हो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो इसको सर चैलेंज कर रही है पीटीआई?
मेरे ख्याल में तो चैलेंज कर रही है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो 2024 में इतने बड़े वो उसमें, मुझे एक बात बताएं, अभी तक कितने ट्रिब्यूनल जजेस, कितनी दफा ट्रिब्यूनल जजेस बदल चुके हैं? बिल्कुल, ये तो है सर, ये तो हमने देखा 2024 में तो रात इस्लामाबाद के 3 केसेस हैं, उन 3 हलकों में से 2 हलकों में अपने मुस्तफा खोकर साहब भी है। वो कहते हैं कि यार मेरा फॉर्म 45 देख लो, और उनका फॉर्म 45 और पीटीआई का फॉर्म 45 एक जैसा है। यहाँ पे नून लीग वाले और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और यहाँ पे वो ट्रिब्यूनल वगैरह खामोश है। वो जिसको दिया था उसे ले लिया वापस। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि अच्छा, मजे की बात ये राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। राना सनाउल्लाह कहता है कि जो काजी फाइज ईसा है उसने कानून और आइन को बालातर रख के उन्होंने सारे डिसीजन पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ लिए। क्यों? वो भी आखिर इंसान है। वो कह रहे हैं जी वो उन्होंने भी उससे भी जो बन पड़ा उसने किया। उनसे अगर ये सच है और उन्होंने किया, उससे ज्यादा बड़ा मुजरिम इस मुल्क का कोई नहीं हो सकता। नहीं तो अब सर, अब चीफ इंसान नहीं रहा। अगर ये सच है, अगर इसका 50% भी सच है, तो वो इंसान ही नहीं बन सकता। एक काजी इतनी बड़ी धांधली कर ले, आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह की बात का मतलब क्या है? इस तरह की बात का मतलब ये है कि काजी फाइज ईसा ने इस मुल्क के अवाम का हक चोरी किया है। वो चोर है सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं तो समझता हूँ उसको खुदकुशी करनी चाहिए ताकि हराम उसकी मौत हो। इसने इस मुल्क के साथ इतना जुल्म किया है। डॉक्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26 जनवरी को मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई, अब तक वो बैठे हुए भी हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खत लिख दिया गया है आपकी जमात को। मुझे समझ नहीं आती ये चीफ इलेक्शन, ये वो लोग हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो शख्स है कि जिसको इवन काजी फाइज ईसा ने कह दिया कि यार मैंने तो सिर्फ इनसे वो लिया था, ये क्या इनका जो निशान लिया था, मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि इस पीटीआई को आप बिल्कुल पार्टी ना तस्लीम करो, इनको बिल्कुल आजाद कर दो। और ये मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा जब अगर नमाज पढ़ता, उन्होंने कहा जी हमारे फैसले की गलत इंटरप्रेशन की, उन्होंने तशरीह गलत की। तो इसका मतलब है इसने गलत किया ना, जानबूझ के किया या अनजाने में किया। अगर इसने अनजाने में किया होता तो ये कह देता कि हाँ जी सॉरी, वाकई ये गलत किया, और ये कम अज कम ये जो रिजर्व सीट है इसके ऊपर दोबारा मिली भगत करके उनके साथ ना जाता। लेकिन इसने जानबूझ के किया है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग जब सर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अब काजी फाइज ईसा को गवर्नमेंट ले आई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, हमने अभी तक क्या किया, हम कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज, जब आप एक चोर को, जब एक बड़ा चोर एक और चोर को लाके बिठा दे, आप क्या कर सकते हो? सब बंदूकें उनके पास है, सब चीजें उनके पास है। मुझे समझ नहीं आती, अगर ये वाकई ये सच है, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो सवाल करता हूँ फील्ड मार्शल साहब से कि अगर आपको पता है कि ये सब कुछ हुआ है और आपकी निस्बत भी अगर सैयद की वजह से है और आपके सामने ये हुआ है, तो व्हाई आर यू कीपिंग क्वाइट? मेरा तो उनसे सवाल बनता है फिर, अगर आपको पता है कि ये इस तरह गलत हुआ है, व्हाई आर यू कीपिंग क्वाइट? ये तो है चोर, इन्होंने तो करनी चोरी है, व्हाई आर यू कीपिंग क्वाइट? तो सर देख लीजिए, आप लोगों को अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तो उन्होंने बुला लिया है मशावरत के लिए, आपकी पार्टी ने कहा है जाएंगे भी, और फिर ज़ाहिर नाम वहाँ पेश किए जाएंगे। मशावरत से अगर फैसला हो गया ठीक है, वरना फिर मामला फिर अदालतों तक भी जाएगा। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, इन्होंने करना वही है जो एक चोर ने चोरी करनी है, उसने और कुछ नहीं करना। दूसरे बहुत ज्यादा हुआ तो वो कहता चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन्होंने हेरा फेरी करनी थी, कर रहे हैं। ये जब से ये 2 पार्टियां बनी हैं और आई हैं, इस मुल्क में एक किस्म का नासूर फैला हुआ है, इनको निकालना होगा यहाँ से।
कौन निकालेगा तब ये सर? मुल्क तरक्की करेगा। निकालेगा कौन ये सर? अवाम, ये उसूलन अवाम को निकालना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक छीन रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफर किया हुआ है। इन लोगों की दिन दुगनी रात चुगनी इनकी तरक्की हुई है। अवाम बेचारी पिस रही है। इन लोगों ने सेनेट के चेयरमैन और जो स्पीकर हैं ये अरबपति लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी तनख्वाहें 2 लाख रुपए से 12 लाख कर दी हैं। सर आम आवाम की तनख्वाह 35,000 एक आदमी की, इनकी 80,000 से उठा के 5-5 लाख, जिनकी 2 लाख थी उनकी 10 लाख। ये लोग अरबपति लोग हैं, अरबपति लोग हैं। वो कह रहे हैं जी एक एमएनए ने कहा कि जी बिजली का बिल नहीं भर सकता, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें? सर जी जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। सर ईद के बाद पता है, मुझे नहीं पता कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, तो ईद के बाद फिर तहरीक आपकी दोबारा सड़कों पर और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज इतने हो गया? देखिए तहरीक, मुझे एक बात बताएं, पीटीआई तहरीक चलाएगी, मुझे समझ नहीं आती किसके लिए चलाएगी। अवाम के लिए? मुझे समझ नहीं आती इमरान खान किसके लिए जेल में है। अगर इमरान खान, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आज इमरान खान से आप पॉलिटिक्स हटा दे, उसे क्या दुनिया में कहीं चला जाओ, उसकी कीमत करोड़ों में है। हर एक उसको लेने को तैयार होगा, उससे लेक्चर दिलवाएंगे, उससे कमेंट्री करेंगे, उसको एक एक घंटे के $1 मिलियन देंगे। ये उसकी वैल्यू है। आज आसिफ अली जरदारी, आज मियां नवाज शरीफ, आज शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सब लोगों के वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, चाहे वो JUI वाले, चाहे वो MKM वाले, चाहे वो किसी के इनके लीडरों में से, इनसे जरा पॉलिटिक्स हटा दे, कोई इनको 2 टके भी नहीं देगा। बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ हमारे मोहम्मद साहब मौजूद थे, बड़ी खुली खुली बातें उन्होंने की, और ख़ास तौर पर शिमला माहिदे के हवाले से जब हमने बात का आगाज़ किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देख लीजिए, एक वज़ीर कुछ कह रहा है, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा उसकी तरह है, तो आपस में ये तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, वजह क्या है, पाकिस्तान की जग हसाई होती है इस तरह, क्योंकि एक मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से जाना चाहिए। ख़ास तौर पर ये बड़े बहुत ही हसास मामलात हैं। शिमला माहिदा हो, जिस तरह हिंदुस्तान ने सिंध तास माहिदे को एक तरफा ख़त्म किया, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, जगहसाई हो रही है जनाब, एक तरफा तौर पर तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो ये वो मामलात हैं जिस पर बड़ा सोच समझ के जवाब दिया जाता है। इसी पर हम बात भी कर रहे हैं, और हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद साहब। हम बात कर रहे हैं जी, आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया, शिमला माहिदे की अब कोई हैसियत नहीं और कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी है, और हम पहले वाली पोजीशन यानी 1948 वाली पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन फिर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा इसकी तरदीद करता है। सर क्या कहेंगे, कन्फ्यूजन है या कुछ मामला और नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ज़रूर मौजूद है, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन ना हो, ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है अजीब अजीब बयानात दे देते हैं। बहरहाल अभी तो जंग ख़त्म हो गई है। सर वज़ीर दिफा हैं, क्योंकि लोग बड़ा सीरियस लेते हैं, और सीरियस मेरे ख्याल में ज़रूर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो वज़ीर दिफा हैं, और ज़ाहिर है इस टाइम पे पाकिस्तान का दिफा के हवाले से बड़ा अहम किरदार। लेकिन आप ये देखिए कि जिन दिनों जंग का माहौल था, उन दिनों ख्वाजा साहब ने जो एक गैर मुल्की जरीद TV को इंटरव्यू दे दिया, जिसके अंदर उन्होंने एक इंतहाई मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे उन्होंने सबूत देखे थे वो जी, मतलब देखे ना, वो ये कोई बात करने वाली थी इस टाइम पे, तो कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को उनका इस बात का बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया जंग के माहौल के वक्त। पाकिस्तान पे चार्जशीट करने वाली बात है। और अभी भी जो है शिमला मुआहदे की, देखें शिमला मुआहदे की हैसियत है या नहीं है, बात तो हकीकत यह है कि जो दफ्तर खारजा, क्योंकि ये उनकी डोमेन है, दफ्तर खारजा जो है वो बात करे तो करे, ख्वाजा साहब की बात को जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत नहीं दे उस लिहाज से। लेकिन फिर भी क्योंकि वो वज़ीर दिफा हैं, वो अपनी जब कहीं रॉ में बैठते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में इस किस्म के जो है बादशाह कर देते होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शिमला मुआहदे के हवाले से ठीक है, उसकी हैसियत है नहीं है, लेकिन असल में बात यह है कि ये काम जो है ये हुकूमत का डिसाइड करना है। या तो काबीना का इजलास हो, असम्बली का इजलास हो, और फिर एक मुश्तरका बयानिया सामने आए
जिसको तर्जुमान हुकूमत जो है वो बयान करे और फिर समझ आती है बात की। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि इस टाइम पे वजारत खारजा के अंदर नायब वजीर आजम बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है रुतबे में अगर देखा जाए तो नायब वजीर आजम का रुतबा ज़्यादा बड़ा होता है, तो नायब वजीर आजम का ये डोमेन है, वो मेरे ख्याल में उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं आया बल्कि दफ्तर खारजा ने इसको निगेट कर दिया। तो इस बयान के ऊपर लेके मजीद आगे चलने का मेरे ख्याल में कोई हासिल नहीं होगा। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, एक बड़ी अहम ये खबर थी जो आप तक भी यकीन पहुंची है कि एक तरफ तो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी, खान साहब कह रहे हैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा, और बहन उनकी कह रही है कुछ लो और दो की बात चल रही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ईद के बाद दमादम मस्कलंदर होगा, तहरीक का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, ईद के बाद आएंगे वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे और इस बार जो इसको पूरे को देखेंगे, जिसे लीड करेंगे, जैसे अली बिन गंडापुरी साहब पहले कर रहे थे, अब उमर अयूब साहब करेंगे। लगता है आपको कि इतनी अब ताकत बाकी रह गई है पीटीआई में और लोग इनके साथ खड़े होंगे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए? देखिए, इसके ऊपर तो वो एक शेर ही है मेरे सामने कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। 2-3 ईदें पहले भी गुजर चुकी, महमूद खान अचकज़ई ने भी बड़ा लीड करना था, फिर वो एक इत्तेहाद बनाया गया, ईद के बाद जो है कहा गया कि एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बन के बाहर निकलेंगे, फिर क्या हुआ, टाइम फिश, फिर उसके बाद दूसरी ईद के ऊपर फिर यही वो तो उस वक्त तो अब्दुल्ला गुल साहब उस वक्त तो उम्मीदें बांधी हुई थी मौलाना से, और अब तो मौलाना तो जाहिर है साथ है नहीं। तो मौलाना तो जल्द हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है। अच्छा, ये भी खबर दी आपने? जी, मैं तो आपको इस तरह से खबर आसानी से थोड़ी देता हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का चेहरा कराता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि आप देख लें, मौलाना का तो बात साइड पे कर दें, असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने जो पावर शो किया वहाँ शबाबी के अंदर, जिसके ऊपर खुद जुनेद अकबर जो है बरस पड़े, तो फिर वो तो उन्होंने अपने सूबे में किया था ना। तो जब आदमी अपने सूबे में जो है मजबूत ना हो तो उमर अयूब साहब वैसे भी जो है कोई ऐसे कोई फायरी स्पीकर नहीं है, ना ही कोई ऐसे ज़बरदस्त किस्म के, मेरे ख्याल में उनकी कोई 27-25 साल के अंदर 7 पार्टियां हैं जो उन्होंने तब्दील की हैं। ऐसे ही है तो जल्द वो इस पार्टी को भी शायद तब्दील कर लें। अच्छा। क्योंकि जब उनको ये एहसास हो जाएगा, पक्का यकीन हो जाएगा कि ना कोई डील हो रही है और ना कोई ढील हो रही है, तो उसके नतीजे के अंदर फिर जाहिर है जहां जहां जिसके सींग समाएंगे वो चल पड़ेगा। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैंने देखा है। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डील नहीं हो रही, तो पहली बात यह है कि वाकई डील, वो मैं उनकी बात को बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वाकई डील नहीं हो रही। खान साहब की बात को आप पहली बार ऐसा हो रहा है तस्लीम कर रहे हैं? जी, मैं लेकिन आप मेरा जुमला तो हजूर मुकम्मल होने दें। देखें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डील नहीं हो रही, क्योंकि जिसके साथ वो डील करना चाहते हैं वो उनसे मिलता ही कोई नहीं है। अफसर तो अफसर सिपाही को भी नहीं भेज रहे वो वहाँ मिलने के लिए, तो अडियाला की दीवारें जो हैं तो सर वो इंतजार लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, वो नजम सेठी साहब ने तो कहा कि जी 6 तारीख को कोई गया था और बड़ी अहम मुलाकात हुई और खान को पेशकश की और सारी चीज़ें। देखिए, नजम साहब की जो सेठी साहब की जो चिड़िया है वो जेल की दीवार के ऊपर नहीं जाती। मसला ये है, वो जेल की दीवार के बार बार रहती है। उस चिड़िया को अभी पूरी खबर नहीं हुई। 6 तारीख को कोई गया है, पहली मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखिए, मेरे ख्याल में आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, मुझे ये बताइए कि इस टाइम पे क्या रियासत कमज़ोर है? क्या इस टाइम पे हुकूमत कमज़ोर है? इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर है? पाक भारत जंग के बाद जो है उनके हौसले बुलंद हुए हैं या बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ बहुत बुलंद है। फिर उनकी कोई मजबूरी ऐसी बाहर नहीं नजर आ रही कि वो बात करें। तो देन गिव मी अ गुड रीजन कि व्हाई एस्टेब्लिशमेंट हैज टू टॉक टू हिम। बात ये है सीधी सी। देखिए, 9 मई के ऊपर माफी मांगेंगे, 9 मई के जो मरकजी मुजरमान हैं वो उनको सजा मिलेगी, और उसके बाद जो बकाया कुछ बचा खुचा पीटीआई में रह जाएगा वो अपनी सियासत करती रहे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यानी ये बात तो तय है कि भाई 9 मई पे माफ किसी को नहीं कर रहे, अगर ये माफी मांग लें तो शायद कोई बात हो सकती है। देखिए ना, पहले तो सबसे पहले अब तो माफी मांगने वाली भी सिचुएशन नहीं, क्योंकि एक दिन खान साहब जो हैं वो उठ के फौज के हक में बयान देते हैं, अगले दिन जो है वो गालियां देने पे आ जाते हैं, फिर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं। एक दफा उनसे कहें कि हसरत उन ऊंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए, ऐसा ना हो। आप एक दफा हसरत निकाल लें, दमादम मस्त कलंदर करें। आप जेल की सलाखों में बैठ के वहां जितना मर्जी दमादम मस्त कलंदर टेप रिकॉर्डर मंगवाएं,
उसके ऊपर गाना लगाएं और दमादम मस्कर अंदर शुरू हो जाए वहाँ। और जेल से लीड किस तरह करेंगे सर? एक कैदी है, जेल में मौजूद है, वो लीड करेगा तहरीक को, तहरीक बाहर चलेगी पूरे पाकिस्तान में और वो जेल में बैठ कर लीड कर रहा होगा, ये मतलब कुछ समझ से ना आने वाली बात है। अभी तक आपको कोई तहरीक इंसाफ लीड होती भी वैसे नजर आ रही है? मुझे ये बताइए, कोई मंतकी उसमें तो जो पिछले 2 साल से इन लोगों ने जो है वो लीड किया है, वही लीड आगे भी होगा, यानी कि ये मिस लीड होगा। यानी आपका तज़किया फिर ये समझूं सर मैं कि 2027 तक तो खान साहब जेल में ही हैं, जितने भी ये कुछ भी करते रहे, बाहर बैठ के बातें बनाते रहे बिल्कुल, लेकिन खान साहब 2027 तक तो हैं। देखें, 2 आदमियों की और ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद सियासत जो है वो फाइल लग गई है, एक नरेंद्र मोदी और एक इमरान खान। और अगर जब तक कि ये दोनों अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे, इनके लिए जो है वो इनके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। नरेंद्र मोदी तो फिर भी बाहर है, वजीर आजम है, ये तो जेल में है, इनका क्या बनेगा? बात तो ये है, इनको समझ जाना चाहिए कि इस टाइम पे खान साहब जो डील करना चाहते थे, अब तो खान साहब ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको गैर मुल्कों में ही भिजवा दिया जाए। उन्होंने यूरोप की ख्वाहिश की है, जबकि उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, और ये बातें उन्होंने किसी भी फौजी से नहीं बल्कि अपने जो दीगर रुफ़का हैं उनके ज़रिए पहुंचाई है। अगर इमरान खान साहब इस बात को डिनाई कर सकते हैं मेरी बात को, तो आए मुझे डिनाई कर दें, फिर बात करेंगे हम सबूतों के साथ। लेकिन तो इसमें अब्दुल्ला गुल साहब आप क्या कहेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि माजी में तो ये कुछ होता रहा ना, मियाँ साहब चले गए, कभी कोई चला गया डील करके बाहर के मुल्कों में, कोई सऊदीया गया, कोई बरतानिया चला गया, तो खान साहब के लिए भी क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये देखें, यही तो मसला है। मियाँ साहब गए थे तो हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, और जाहिर है मियाँ साहब जो थे वो 9 मई के वाकयात नहीं उन्होंने किए थे, उनका कोई और तैयारा हाईजैकिंग का केस था सर। नहीं, वो इस तरीके से, लेकिन देखें ना, वो इस तरह से 9 मई को GHQ पे और पूरी फौज पे हमलावर नहीं हुए थे, वो एक शख्सियत के, एक फर्द वाहिद के खिलाफ जो है वो सिलसिला था। तो परवेज मुशर्रफ साहब भी उनकी ज़बान को सऊदी अरब में लगाम नहीं दे पाए थे, बावजूद इसके कि मुआहदा था। तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब को जो है वो जाने देंगे और उसके बाद उनको कहेंगे कि हाँ ये खामोश होकर बैठे रहेंगे? नहीं बैठेगा वो, पैदा होता। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी समझदार है, और माजी में जो थे गलतियां इस बार वो दोहरा नहीं रहे, और बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, और इस टाइम पे पूरी दुनिया में उनको पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब क्यों उनको ले के फिर रहे हैं, बल्कि उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि लोग असल में फौज को ट्रस्ट करते हैं। अगर आप मेरे से सीधी बात करें, चाहे वो तुर्किया हो, इनको तो आजमा चुके ना, सियासतदानों को तो देख चुकी पूरी कौम। हाँ, वो देख चुके हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई इंटरनेशनल कुव्वतें ट्रस्ट करती हैं तो वो फौज की गारंटीज मांगती हैं। इस वजह से ये गारंटर के तौर पर जो अपना फील्ड मार्शल साहब हैं वो थम रहा है, और मेरे ख्याल में अच्छी बात है। मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए? पाकिस्तान को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन के हम शख्सियात ओरिएंटेड हों। मुल्क हमारा अच्छा चल रहा है, हमें तो यही चाहिए ना सर कि मुल्क अच्छा चल रहा है, और अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर तहमत देंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे, उसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि खान साहब के खाम ख्यालियाँ हैं या PTI वालों खाम ख्यालियाँ हैं कि शायद कोई डील हो जाएगी या कोई इस्टेब्लिशमेंट बात उनसे करना नहीं चाहती। तहरीक अगर खम तो नज़र नहीं आ रहा PTI में, लेकिन अगर वो चलाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कोई मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि एहतजाज तो किया जा सकता है, लेकिन आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए। लेकिन बाहर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ी तहरीक PTI चला सकेगी। आज तक इतना ही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना की बात।